नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग ज्योग्राफी में डे 11 में पहुंच गए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 11। जो लोग नए आए हैं मैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग अपने चैनल पे पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक साथ दो सीरीज कर रहे हैं, पॉलिटी और भूगोल। पॉलिटी में आज ये 11वां लेक्चर है। सॉरी, पॉलिटी में अब तक हम लोग 4 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और ज्योग्राफी में अब तक हम लोग 10 पूरे कर चुके हैं और आज 11वां है। तो हम लोग नदी तंत्र को आज करेंगे और नदी तंत्र में आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर आप लोक सेवा आयोग का पेपर उठाकर देखेंगे तो नदियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें नदियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से जो प्रश्न होते हैं वो या तो कथन कारण के होते हैं या तो सही मिलान करने के लिए होते हैं। इसलिए नदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा अपनी परीक्षा के लिए। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं, आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियों अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है, ये हमारा प्रश्न है कि यू टर्न क्यों बनता है। हमारे सामने जो विकल्प हैं, बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छ संघीय नमन के कारण, तृतीय कल्पित बलित पर्वत मालाओं में भू विवर्तन की विक्षोभ के कारण। इस संदर्भ में ए और बी दोनों कारण तर्क संगत है। तो जैसा कि देखिए, आप इस मैप को देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो जब निकलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो आने के बाद देखिए ये इसका घुमाव है, घुमा के फिर ऐसे घूमती है। आप देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या है, एक नवीन उत्थान बलित पर्वत है। उत्थान बलित पर्वत का मतलब क्या है कि हिमालय की ऊंचाइयां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो यानी जब तरुण हिमालय पर्वत होगा, इसके अंदर क्या होंगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी घाटियां बनेंगी, गर्त बनेंगे। इससे क्या होता है, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन होता है। नदियां क्या होती हैं, अपने प्रवाह के मार्ग को लगातार परिवर्तित करती रहती हैं। इसी जैसे ही आपको इतना पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। यानी देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के संघीय नमन के कारण होता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र भारत में उसका एंट्री पॉइंट क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में यारलुंग जांगबो भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। आप इस प्रश्न को अगर आपको नहीं पता होता तो ऑप्शन देख के भी आप क्या करते, इसको जान जाते। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। देखिए सभी नदियां जो होती हैं मानसरोवर झील के पास आसपास से ही निकलती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। देखिए क्वेश्चन कूट का है, ठीक, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन चार। तो देखिए आप एक सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि जो बराक नदी है, बराक नदी जो है उसका इससे संबंध नहीं है। तो जैसे आपके बराक के बारे में क्लियर हुए, तो आपका ऑप्शन ए, सी, डी कट गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। देखिए लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। देखिए उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा सही ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र पढ़ा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर नोट करिएगा। पद्मा, चुमंगडुंग, हिमजू, सांगपो। देखिए चकमंगडुंग जो है ये ग्लेशियर है ये, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत से, बांग्लादेश में बहती है, भारत में बहती है। आपको बाकी ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन में चीन भी लिख के दे देते हैं आजकल, तो चीन तिब्बत का ही पार्ट अपने आप को मानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ ना, दिबांग, कामेंग और लोहित। आप देखिए,
आपको दिमाग लोही तो पता था, कामेंग आपके लिए नई नदी है, इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी सही हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा, देखिए, दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले से प्रवाहित होती है, यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से, असम में जिया भोरली नाम से। आप ये समझ लीजिए, कामेंग का एक और नाम है जिया भोरली, इसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सहायक नदी है। लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी की उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है, यानी लोहित नदी का एक उपनाम क्या है, खून की नदी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपसे ऐसे भी प्रश्न बना के पूछा था कि भारत में किस नदी को खून की नदी की उपमा दी जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा, लोहित। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरती है। तो देखिए, तीस्ता नदी आप जानते हैं कि बांग्लादेश की एक नदी है, और बांग्लादेश को लेकर, मतलब तीस्ता नदी को बांग्लादेश में और भारत में विवाद है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है, और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन तो हमारा ये गलत है। ठीक, हमको सही निकालना है, और ये भी गलत है। जैसे आप हमको ये पता हुआ, इसका मतलब कि हमारा ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यानी केवल केवल बी सही हो जाएगा। तो देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित खंगछू, वहाँ पे हंगचुंग छो हिमनदीय झील से छोंगछू नदी के रूप में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिम तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद। ठीक, इसलिए कथन एक हमारा गलत होता है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है, यह नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ठीक, दो सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी गलत था। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से पढ़ के करना चाहिए। निम्नलिखित में से इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। ऑप्शन हमारे पास है ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीन दोनों कहाँ होती है, तिब्बत के पास से ही निकलती हैं, यानी मानसरोवर झील के पास से। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। देखिए, कारण तो हमारा एकदम सही लग रहा है। क्यों लग रहा है कि नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब देखिए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी नदी थी, तो गंगा का जो जल क्षेत्र है, जो जलग्रहण क्षेत्र है, वो पहले, मतलब ये कहते हैं कि 1760 के आसपास इसमें परिवर्तन आ गया था। और परिवर्तन के आसपास 1787 में गंगा का शिफ्टिंग होते होते गंगा अपने मूल पद से आज जहाँ बह रही वहाँ पहुँच गई है। तो हमारा कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ये यूपी पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पीसीएस ने 3-4 बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार 1991 में पूछा गया था, आप पीवाईक्यू में इसको देख सकते हैं। अभी इसको 2021 में भी पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का ही अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई। बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष से अधिक अपवर्तन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। इसी के साथ हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाला टॉपिक समाप्त होता है, और हम इसके साथ ही लगातार स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती, ये कथन है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो हमको इसमें कथन कारण का क्वेश्चन है, क्या बताना है। देखिए, कथन तो एकदम सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अच्छा, क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तेजी के साथ बहती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं, तो डेल्टा का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता। अच्छा, छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों को प्रभावित होती हैं, उसका कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। जैसे ही हमको इतना पता हुआ, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। उसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रभावित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अब एक बात देखिएगा,
कि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं और एक पश्चिम की ओर बहती हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ आती हैं और एक जाती है अरब सागर की तरफ। तो जो अरब सागर की तरफ आने वाली नदियाँ होती हैं पश्चिमी घाट की, सामान्यतः ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि ये करती हैं। कारण क्या है? इनका जो पाथ है वो ऊबड़ खाबड़ है और ये छोटे छोटे रास्तों से होकर बहती हैं और तेज बहती हैं, इसलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रत घाटी से होकर बहती है। देखिए कारण तो एकदम सही है। प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में। देखिए नर्मदा और तापी तो अरब सागर में गिरती है, यानी कथन ये भी सही है। तो देखिए कथन और कारण इसका दोनों सही है। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। भ्रंश का मतलब फॉल्ट से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? देखिए प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि PYQ जरूर करना चाहिए। PYQ जान लीजिएगा, अगर आप कर लेते हैं तो आपने जो पढ़ा है उस पर आपका ये चीज़ें हैं। देखिए यह एक रेखीय ब्रह्मपुत्र घाटी से विस्तृत है, ये तो कथन सही है, हमको सही तो चुनना है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती हैं नर्मदा, ये भी कथन सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। अब इस पर हमें डाउट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखा जाता था, देखिए यानी हमारा कथन ये सही है, कथन ये सही है, ऑप्शन हमारे पास कोई दोनों बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्टार करके उत्तर दिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए होता तो ये दोनों फैक्ट याद जरूर आप रखिएगा। हाँ देखिए वही है, देखिए मध्य भारत में भूमि का ढलान पूरब की ओर, इस प्रकार कथन एक और दो सही है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। आते अगले प्रश्न के ऊपर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड है, सतपुड़ा और विंध्याचल। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? श्रावती, माही, नर्मदा, साबरमती। ऑप्शन हमारा क्या होगा सही? नर्मदा। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो मैंने कहा अभी आपको पहले बताया था कि जो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी हमारा कथन सही है। ठीक, इसके कारण सही है, कथन हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी पढ़ चुके, देख चुके हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी नदी रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है? तो आसान प्रश्न है, नर्मदा। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो नर्मदा क्या एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आसान सा प्रश्न है, नर्मदा नहीं करती, महानदी भी करती है, गोदावरी भी करती है, कावेरी भी करती है, लेकिन नर्मदा नहीं करती। ठीक है, निम्न निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा घाट नदी के लिए उपयुक्त है? जलवा जलवामुखी मूल, वायु मूल, संरचनात्मक मूल, हिमानी मूल। देखिए ये एक टफ क्वेश्चन है, इसलिए इसको कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी। संरचनात्मक मूल का मतलब क्या होता है कि अपना रास्ता कंकड़ पत्थर को तोड़ते बनाते हुए चलती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं संरचनात्मक मूल लक्षण। तो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। आते अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे स्किप करते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो हम लोग दो नदियां हम लोगों ने पढ़ा था, पहला कौन सी थी? नर्मदा, दूसरी ताप्ती। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखिए ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक, नर्मदा नदी भी क्या है हमारी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? आसान सा क्वेश्चन है, तो तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने, तो तापी नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी। तो संयुक्त हमारा क्या है? तापी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। देखिए बेसिन का मतलब होता है जहाँ से नदी होकर बह रही है उसको बेसिन बोलते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें सही क्या हुआ? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा नदी बेसिन का ही भाग है।
ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, PYQ को हल्के मत लीजिए, PYQ जरूर करिए। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो देखिए, ये तीनों के तीनों कहाँ होती है? अमरकंटक से निकलती है। मैंने तुम्हें स्टार क्यों दे दिया है? ठीक है, तो जो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर से, जबकि महानदी, अच्छा, महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ धमतरी से होता है। धमतरी हमारा कहाँ पर है? MP में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गमित होती है? आसान सा प्रश्न है, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन रिपीटेड छोड़ रहा हूँ, अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? अच्छा क्वेश्चन ये। शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बच्छवार, मंडरा पठार। इसका सही ऑप्शन हमारा होगा सी। सोन नदी के उद्गम स्थल से लेकर दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अपने अपने दावे। अच्छा, ठीक है। मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले की वेबसाइट पर बताया गया है, इस जिले में स्थित सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, इसको पढ़ने को मतलब नहीं है, क्योंकि विवादित है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों अपना सर फूके? हमारा काम परीक्षा को पास करना है। देखिए, ज्ञानवान परीक्षा को पास नहीं करते। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेहनती, लेकिन जब परीक्षा में जाएंगे तो ढुल्ले हो जाते हैं। तो परीक्षा में पास करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले पढ़िए, दूसरा रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर परीक्षा में आपका भगवान ही मालिक है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और PYQ को जितनी बार लगाइए। आप परेशान रहते हैं कि फला कोचिंग का टेस्ट लगा लूँ, फला कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। आप इन चक्करों में केवल केवल अपना समय, अपना धन और अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद यदि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और PYQ करिए। PYQ जान लीजिएगा, आपको PT परीक्षा को पास कराएगा। PYQ के लिए जान लीजिएगा, आप इस समय मार्केट में घटना चक्र से अच्छी कोई किताब नहीं है, इसलिए घटना चक्र से भागिए मत। मोटी मोटी किताब देख के डरिए मत। कितना है? अरे पर डे 100 क्वेश्चन कर दिए, 15 दिन में 1 घंटा तक खत्म हो जाएगा आराम से, ज़्यादा है नहीं। और घटना चक्र आपको मैं करा रहा हूँ। देखिए, सबसे आसान तरीका है, एक बार मेरा वीडियो देखिए, 2 बार घटना चक्र में जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 है, आप जैसे इस चैप्टर को कर लीजिए, करने के बाद क्या करिए, उठाइए घटना चक्र, और जो ये वाला जो पार्ट है व्याख्या वाला, इसको कागज छुपा दीजिए, फिर प्रश्न को लगा के देखिए आप सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं करते हैं। इसको 2-3 बार करिए, एक बार आप किताब से कर लीजिए, एक बार वीडियो से कर लीजिए, फिर 2 बार किताब से कर लीजिए। ये घटना चक्र आपकी अपनी बन जाएगी, और आप जब परीक्षा में जब प्रश्न हल करेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि मैंने क्या किया है। 100 क्वेश्चन जो लोग पार करते हैं वो यही युक्ति अपनाते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ, यकीन मानिए, अगर आप ये कर लेते हैं, आप बहुत आगे चले जाएंगे PT परीक्षा में। चलिए, समय नहीं आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो राप्ती तो जान लीजिए हमारे यूपी में बहती है, तो इसका ऑप्शन काट दीजिए। तो जैसे आपने 3 काटा, यानी ये कट गया, ये कट गया, ठीक, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आसान सा ऑप्शन है, नर्मदा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती? अच्छा प्रश्न है, पश्चिम घाट से नहीं निकलती। गोदावरी, तापी, कावेरी, कबाम। कौन नहीं निकलती? ताप्ती नहीं निकलती, तापी नहीं निकलती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है, तो अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, काबाम पश्चिम घाट से निकलती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। ठीक है, तो ये सेम प्रश्न हमारे पास है। ऑप्शन हमारा उत्तर क्या होगा? तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हमारे पास क्या होगा? तो सही उत्तर है कावेरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किमी अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार से प्रवाहित होती है। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए, कावेरी नदी अगर पूछा जाए कितने राज्यों से, तो कावेरी नदी जो है 3 राज्य प्लस 1 UT, यानी कुल 4 राज्यों से होकर बहती है। राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य हैं, और एक पौंडीचेरी हमारा UT है। ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम है
तो कावेरी नदी का उद्गम हमारे पास कौन सा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। देखिए कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्याख्या से। तो आसान सा प्रश्न है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे इन्होंने यूटी का जिक्र नहीं किया है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा विवाद है, इसको ध्यान से पड़ेगा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। देखिए जब दक्षिण की गंगा की बात होती है तो हमेशा ऑप्शन में क्या होगा? लगाएं कृष्णा। ठीक है। देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। जब दक्षिण गंगा होगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा होगा तो कृष्णा। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा जल नदी विवाद जो है कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्रा, आंध्रा एवं तमिलनाडु, आंध्रा एवं महाराष्ट्र। देखिए ये विवाद जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र, तीन राज्यों में है। कर्नाटक, आंध्रा और महाराष्ट्र। ऑप्शन हमारे पास देखिए यहाँ पे केवल दो है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही किया जाए। लेकिन यहाँ पे आंध्रा भी है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्टार लगाया है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए ये एक टफ क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा तब आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना फैक्चुअल नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए कि देखिए गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर और तापी की 724 किलोमीटर है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नीचे चार नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी में क्या होगा? देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ऐसे प्रश्नों को देखिए या तो आप स्किप कर लीजिए, या जब तक आपको ना पता तब तक इस पे हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि इसमें आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। देखिए गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 851। यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? कावेरी तुंगभद्रा, गोदावरी कृष्णा, महानदी सोन, नर्मदा और तापी। इस समय जो है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 16 लिंक तथा हिमालय नदियों को 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? ठीक, देखिए ऑप्शन हमारे पास स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगई। स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेनार। महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेनार और बेगई। महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेनार। देखिए ऐसे प्रश्नों को जब आप मैप में जब तक इनको नहीं कर लेंगे इनको करना मुश्किल होता है। इन प्रश्नों का सबसे आसान तरीका है कि आप मैप में जो नदियों का एक मैप बनाइए और मैप से आप अपनी ज्योग्राफी को प्रिपेयर करिए। देखिए इसका सही ऑप्शन तो जान लीजिए ए है, लेकिन मुझे मैप में इसकी स्थिति लगभग लगभग याद है, इसलिए मैं उसको ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूँ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूरब की दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर क्रम पूर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बेगई है। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? देखिए नदियां जब बहती है तो उनके कई अपवाह तंत्र होते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर भारत की नदियां हैं उनका जो है कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, तापी नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है। तो देखिए ये कथन भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन कथन हमारा सी हमारा गलत है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणी के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडागू जिले में स्थित है। ठीक है, दो नदी शेष अन्य से भिन्न है। ठीक है, नर्मदा, सिंधु, तापी, महानदी। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिबेटेबल है। ऑप्शन है पर डी मेरे अंदाज से होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, जितनी कहूँ। और ये कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? ठीक है, तो नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, 851 किलोमीटर लंबी। यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा भी करती है, मांडवी भी करती है, तापी भी करती है, लेकिन महानदी नहीं करती। इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सा एस्चुअरी बनाती हैं? तापी बनाती हैं। ठीक, तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, मांड, तापी। ऑप्शन हमारा कौन होगा? बी सही हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है?
बागमती, घाघरा, गंडक, कमला और कुछ में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका उत्तर हमारे पास देखिए तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में से शिवनाथ, जोंक, हसदेव, कीर, मांड आदि है। इसलिए ऑप्शन हमारा ई यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। देखिए साबरमती घाट है और ताप्ती घाट है, तो यहाँ नदियों का यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जल का अभाव होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। साबरमती तथा ताप्ती नदियों के घाट पर जल की कमी रहती है। आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए आज एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा। देखिए यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लेकिन आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को स्वयं से और किसी न किसी यूट्यूब चैनल से ज़रूर करिए। ज़रूरी नहीं कि मेरे से करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि बिना इसके आपका पीटी का बेड़ा पार नहीं होने वाला। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।